नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और हायर एजुकेशन में तैयारी के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मैंने तैयार किया है और ये है नीति आयोग पर चर्चा। नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की बिगिनिंग कैसे हुई, नीति आयोग के संबंध में आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व में मैंने आपको योजना आयोग के संबंध में कुछ बातें बताई थी। पूर्व के वीडियो में योजना आयोग पर चर्चा हुई थी। योजना आयोग का प्रारंभ कैसे होता है उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि सन 1950 में योजना आयोग की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने लगभग जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने इसे काफी दिनों तक संचालित किया, काफी दिनों तक व्यवस्थित रहा। 64 वर्ष इसने अपना कार्य किया। 64 वर्ष में 12 योजना आयोग गठित हुए और 12 योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं बनी और उन्होंने अपने काफी महान विचारों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हुए देश का काफी विकास किया। देश के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां थी। जैसे राज्यों की भूमिका नगण्य थी। राज्यों से जो मुख्यमंत्री थे उनका कोई योग नहीं हुआ करता था। वो अपने विचारों को अगर रखना भी चाहते हैं तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में अपने विचार रखते थे और एनडीसी समीक्षा उपरांत उनके विचारों को सम्मिलित करता था। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भूमिका तो शून्य थी। निजी क्षेत्र की भूमिका यानी निजी क्षेत्र के विचारक उसमें कोई भी अपनी सूचना या अपने विचारों को नहीं रख सकते थे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। मोर देन दैट, ये मात्र एलीट क्लास द्वारा सोचा गया विकास प्रणाली था। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ एलीट क्लास जो सोचेगा वही सही है और उसी के अकॉर्डिंग वो व्याख्या कर देगा। यानी इंटेलेक्चुअल्स को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इंटेलेक्चुअल्स जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और रिसर्च स्कॉलर्स जैसे जैसे तत्वों को, उनकी भूमिकाओं को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा था। तो देखा जा रहा था विकास करने के लिए जो थिंक टैंक बनाया गया था वो लगभग शून्य था और उसके विचारों को हम लेंगे ही नहीं और हम सारे विकास की योजनाएं बना डालेंगे। इस दृष्टिकोण से 2014 में नवनिर्मित भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आती है और उसने इसे लगभग समाप्त कर दिया और 1 जनवरी 2015 से इसकी स्थापना हो गई। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग का निर्माण किया जा चुका है। नीति आयोग के बनने से देश को कितना लाभ होगा इसके लिए भले ही अभी थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने अपने कार्यों को तो शुरू किया है लेकिन अभी इसके परिणाम आंकने बाकी है। और जहां तक जितनी योजनाएं इसके अंतर्गत बनाया जा रहा है वो प्रभावी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसा कि अब 1 वर्ष से लगातार ये समस्या भारत और विश्व में देखा जा रहा है कोरोना का, तो जाहिर सी बात है विकास पे काफी हद तक ये प्रभाव उत्पन्न करेगा। फिर भी इसने किन विचारों के साथ अपने आप को या अपनी भूमिका को प्रस्तुत किया उसकी चर्चा हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले इस नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल बतौर सदस्य होते हैं और एक इसका वाइस चेयरमैन भी होता है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग की विशेषताओं की बात हम करें तो इसकी मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक व तकनीकी परामर्श देना है। या ना ही संवैधानिक निकाय है और ना ही संवैधिक निकाय है। यहाँ मैं रुकूंगा और आपसे इस शब्द की एक गहन चर्चा करूंगा। संवैधानिक निकाय और ना ही संवैधिक निकाय, तो इस शब्द को पहले समझेंगे। संवैधानिक और संवैधिक। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैच्यूटरी और लीगल, ये 2 शब्द हैं, समान नहीं है, ध्यान रखिएगा। These are not similar words, they are different words. These are different words.
लेकिन इनके महत्व को समझिएगा। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में वर्णित है। संविधान में वर्णित, जैसे संविधान के निर्माण, अब संविधान का निर्माण 26 नवंबर से 1949 में हुआ। अब भारत के संविधान में जो वर्णित हैं, जो आयोग, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो वर्णित हैं, तो अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से आयोग वर्णित हैं, तो इसमें आयोग के संबंध में देखा जाए तो संघ लोक सेवा आयोग ये वर्णित है। इन्हें हम संवैधानिक कहेंगे, परंतु ना ही योजना आयोग और ना ही वर्तमान में निर्मित नीति आयोग ये इसके अंतर्गत वर्णित हैं, इसलिए इन्हें हम संवैधानिक नहीं कहेंगे। These are not constitutionals। ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं कहेंगे, लेकिन असंवैधानिक भी नहीं कहेंगे। असंवैधानिक का मतलब संविधान के विरुद्ध जाकर, तो संविधान के विरुद्ध भी नहीं जा करके, इसलिए इसे संवैधानिक नहीं कहेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर क्वेश्चन आता है कि ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। तो भाई संवैधानिक तो नहीं है और असंवैधानिक का तो प्रश्न ही नहीं उठता, संविधान के विरुद्ध जाकर नहीं है, क्योंकि ये विकास की बात करता है, तो संविधान के विरुद्ध नहीं है। दूसरी बात, संविधिक, संविधिक या सांविधिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संविधिक या सांविधिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लीगल या स्टैचुटरी। जब लीगल स्टैचुटरी की मतलब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पावर्ड है। पावर्ड है यानी जैसे किसी बिल के तहत, पार्लियामेंट से कोई एक्ट के तहत ये बन के निर्मित हो चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही योजना आयोग के संदर्भ में और ना ही नीति आयोग के संबंध में कोई बिल कभी लाया गया और पास हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे पहला कारण तो यही हो सकता है कि ये सरकार का थिंक टैंक है, यानी सरकार, जो भी सरकार निर्मित होती है वह अपने अनुसार कैसे राष्ट्र को चलाएगी, उसकी क्या योजना है वो जनता को बताना और उसके अनुरूप कार्य करना। तो जनता के हित के लिए सरकार अपनी योजनाओं को निर्मित करती है और इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वो अपनी योजनाओं में किसी भी प्रकार के दखल को विपक्ष के दृष्टिकोण से स्वीकार करे। विपक्ष, अगर ये संवैधानिक निकाय हो जाएगी तो विपक्ष के माध्यम से इस पर आलोचना, कटु आलोचना, विरोध के स्वर उठेंगे और फिर यह बात भी उठेगा कि जो भी मुद्दे इसके अंतर्गत रखे वो क्यों नहीं पूरे हुए और इस पर हमेशा बहस बनेगी। अतः ये सरकार के लिए एक समस्या भी बन सकती है। तो फॉर दैट पॉइंट से इसे एक संवैधानिक इकाई ही रखने का प्रयास, इसे एक संवैधानिक इकाई नहीं बनाने का प्रयास किया गया और नहीं बनाया गया। संवैधानिक इकाई ना बनाने के बाद भी इसने महत्वपूर्ण कार्य किया और ये कर रहे हैं, और जो अब नए आयोग, नीति आयोग में परिवर्तित है या नया स्वरूप लेता है, वो भी राष्ट्र के विकास में महान योग दे रहा है। अब अगली बात किया जाए तो इसमें नीति आयोग के क्रियाकलापों में मुख्यमंत्री का और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की अहम भूमिका अपनाई गई है। मुख्यमंत्री, जैसे कि पहले भी आपको मैंने योजना आयोग के संदर्भ में बताया था कि मुख्यमंत्रियों के विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया जाता था। वो एनडीसी के माध्यम से, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से अपने विचारों को रख सकते थे। वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों को रखते थे, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद समीक्षा उपरांत उनके विचारों को रखता था। वो योजना आयोग की व्यवस्था थी। परंतु नीति आयोग में क्या किया गया, पूरी तरीके से सरकार मुख्यमंत्रियों को इसके अंतर्गत लाने के सम्मिलित करता है, यानी सरकार ने मुख्यमंत्रियों को इसके अंतर्गत पूरी तरीके से लाने की बात रखी। पूरी तरीके से सरकार ने इसके अंतर्गत इन्हें महत्व दिया और मुख्यमंत्रियों को बकायदे प्रत्यक्ष रूप से इसमें सम्मिलित होने का न्योता दिया गया। सिर्फ राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पौंडीचेरी के भी मुख्यमंत्री इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं और इसके साथ साथ उपराज्यपालों को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होने की बात कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल केवल अंडमान निकोबार के ही उपराज्यपाल को सम्मिलित होने की बात रखी गई है और वाइस चेयरमैन जो होगा वो प्रधानमंत्री द्वारा एक नियुक्त वाइस चेयरमैन होगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त वाइस चेयरमैन, उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह
दिल्ली पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री और देश के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होकर विचारों को रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के तहत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अन्य बात जो महत्वपूर्ण विशेषता है नीति आयोग की, नीति आयोग में देश भर के शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों के व्यापक स्तर पर परामर्श लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार या इलीट क्लास अपने विचारों से विकास की योजना ना बनाए, बल्कि वो देश के सभी इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवियों की भी विकास के विचारों को सम्मिलित करते हुए देश के विकास के लिए योजना बनाए। तो ये बहुत ही लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित आयोग निर्मित किया गया। यहाँ पे सरकार की बहुत सराहनीय होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि अपने विचारों को रख सकते हैं, और इसके साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स को भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी अपने बातों को, अपने विचारों को रखने का महत्व दिया। अब सोचिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च को रखकर एक थीसिस में बाउंड कर देते थे। अब ऐसे में देश की जीडीपी को कैसे विकसित किया जा सके, जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकते, देश में विकास की कौन सी योजनाएं बना सकते हैं, देश के विकास को लिए और क्या किया जा सकता है। तो देश भर में बड़े बड़े शोध संस्थान अपने विचारों को रखते थे, थीसिस के अंतर्गत रखते थे, परंतु अब उनके विचारों को एक वास्तविक अमली जामा पहनाने की योजना बनाई गई नीति आयोग के तहत। नीति आयोग में विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने के फैसला बहुत ही सुंदर फैसला, बहुत ही उचित फैसला सरकार द्वारा माना जा सकता है। नीति आयोग एक प्रकार से सलाहकारी या विचार करने वाली संस्था है। खैर, नीति आयोग ही नहीं, योजना आयोग को भी थिंक टैंक ही कहा जाता था, यानी कि अपने विचारों को या चिंतन करने की एक कहा जाए संस्था। इसकी प्रमुख इनिशिएटिव्स यानी प्रमुख मुद्दे या प्रमुख कार्य जो कि योजना आयोग से इसे काफी हद तक डिफरेंट करता है, वो ये कि योजना आयोग 5 वर्ष का एक सीधा फैसला हुआ करता था, जिसमें हम ये देखते थे कि 5 वर्ष में क्या होगा, एक फैसला बना दिया गया, 5 वर्षों के तहत योजनाएं निर्मित होंगी। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये छोटी बड़ी सभी योजनाओं को सम्मिलित करता है। 15 वर्ष का रोड मैप भी तैयार किया गया। इस नीति आयोग के अंतर्गत 7 वर्ष का विजन भी रखा गया, यानी 7 वर्षीय दृष्टिकोण क्या होगा, 15 वर्षों का रोड मैप क्या है, यानी कि 15 वर्षों में हम कैसे कार्य करेंगे, हमारी रोड मैप क्या होगी, चलने की क्या दिशा होगी, और हमारा क्या दृष्टिकोण होगा, हमारा विजन क्या होगा। 7 वर्षों में हम इसको ऐसे अचीव करेंगे, 15 वर्षों में ऐसे करेंगे। इसके साथ साथ त्रिवर्षीय एक्शन प्लान भी रखे गए और कई बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। त्रिवर्षीय एक्शन प्लान उच्च शिक्षा में, त्रिवर्षीय एक्शन प्लान कई एक मुद्दों पे सम्मिलित किया गया। इसके अलावा विशेष मिशन भी चलाए गए, जैसे अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट में अमरूत मिशन कहते हैं। बहुत सुंदर है, ये बहुत विकसित है, क्योंकि ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की लेकर के आता है। इस मिशन के तहत ग्रामीण परिक्षेत्र को शहरी परिक्षेत्र के रूप में बदलने की बात रखी गई। शहरी परिक्षेत्र में कैसे विकास के और भी नए पैमाने, मैं ग्रामीण परिक्षेत्र बोल गया था, ग्रामीण नहीं, सिर्फ शहरी परिक्षेत्र, शहरी दृष्टिकोण से ट्रांसफॉर्मेशन, यानी शहरों का कैसे रूपांतरण किया जाए, शहरों का कैसे विकास किया जाए। अमृत मिशन विशेष रूप से अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही बनाया गया, जिसका मकसद है शहरों का बदलाव कर देना, शहरों का पुनर्निर्माण करना, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजनाएं जो आप देख रहे हैं, ढेर सारी स्मार्ट सिटी योजनाएं, और इसके अंतर्गत 200 से अधिक शहरों को सम्मिलित किया गया। कुछ शहर आप देख सकते हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़कों में परिवर्तित हुए और काफी एनर्जी कंजम्पशंस के लिए सोलर एनर्जी पैनल्स, रोड लाइट्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाए गए। ये सब कुछ अमृत मिशन के अंतर्गत, जिसमें अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में कैसे बदलाव लाया जाए, फिर से पुनर्जीवीकरण लाया जाए, फिर से उसमें शुद्धिकरण किया जाए, उसको कैसे पुनर्रूप दिया जाए, नया रूप दिया जाए, इसके लिए अमृत मिशन बनाया गया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन भी अभी इसी के तहत लॉन्च किया गया, जिससे देश को डिजिटलीकरण में लाया जाए, यानी देश जो है वो ऑनलाइन ट्रैक, कंप्यूटराइजेशन और बहुत कुछ ऑनलाइन के तहत कर सके। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन डिग्रीज, डिप्लोमा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन यानी प्रधानमंत्री अटल जी द्वारा उनके नाम के दृष्टिकोण से इनोवेशन यानी खोज करने का मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कई एक नए रिफॉर्म्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अब नीति आयोग के संबंध में अगर हम अन्य तथ्यों पर बात करें तो इतिहास पर थोड़ा चर्चा करें कि नीति आयोग क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने आप विचार में आया या इसके पीछे कुछ और बैकग्राउंड था। जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली आपको ना बताई गई, ना ही आपने इस विषय में खोज किया। नीति आयोग कहां से जन्म लेता है, नीति आयोग की विचार सरकार के मन मस्तिष्क में कैसे आता है, तो इसके पीछे सबसे पहले जो बात आती है वो है चाइना में हो रहे बदलाव के दृष्टिकोण से। चाइना में जिस समय नीति आयोग निर्मित हुआ उससे ठीक पहले उसी समय चाइना में बदलाव देखा गया। चीन द्वारा वहां की योजना आयोग को परिवर्तित करके उसे नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन किए जाने पर बल दिया गया। ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस मॉडल को कॉपी किया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये चाइनीज मॉडल है जिसे हमारी सरकार ने कॉपी किया। कॉपी करना कभी बुरी नहीं होता, और कभी भी कोई चीज जो अच्छी है उसको अगर हम कहीं से भी लेते हैं तो वो अच्छी बात है और इसके लिए सराहनीय कार्य है। ऐसा नहीं कि कॉपी करना बुरा है, इस दृष्टिकोण से अच्छा वर्क कॉपी किया गया, सही किया गया। और इस दृष्टिकोण से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई कि भारत में योजना आयोग का नया स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन इस घोषणा से पूर्व श्री अजय सिब्बर की अध्यक्षता में गठित प्रथम स्वतंत्र मूल्यांकन आयोग यानी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 मई सन 2014 को दिए गए अपने रिपोर्ट में योजना आयोग का नाम परिवर्तित करने और इसे नियंत्रण आयोग करने की अनुशंसा की गई थी। तो एक प्रकार से देखें तो भारत में 29 मई सन 2014 को ही इसका बीज बोया गया था, जिसमें अजय सिब्बर जी ने इसका नाम बदल के कंट्रोल कमीशन यानी योजना आयोग का नाम बदल के प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के कंट्रोल कमीशन करने की बात रखी गई थी। और 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। और ठीक 2 दिन बाद 15 अगस्त 2014 को यह घोषणा कर दी कि चीन ने जैसे अपने यहां बदलाव किया है उसी के तर्ज पर हम भी अब योजना आयोग को नया स्वरूप देंगे, जिसके तहत 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया, जिसके तहत भारतीय योजना आयोग को नया रूप, नया नाम, नया वस्त्र पहना दिया गया, जिसे नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। हिंदी में हमें नीति यानी प्लानिंग लगता है, परंतु ये प्लानिंग का भी एक फुल फॉर्म है नीति। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, अर्थात राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था के रूप में नाम दिया गया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था। 8 फरवरी सन 2014 को नीति आयोग की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी, परंतु 1 जनवरी 2015 से ही इसे फुल फ्लैश रूप से लागू करने की बात रखी गई और 1 जनवरी 2015 से ये देश को समर्पित हो गया। और इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग पर अगर प्रश्न आए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, आप बताएंगे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का निर्माण हुआ। अब नीति आयोग में कौन क्या पद पर है इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले वाइस चेयरपर्सन जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब वर्तमान में राजीव कुमार वाइस चेयरमैन। अब ये वर्ल्ड सारे जितने ये पद हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन जो हमारी इकोनॉमिकल मिनिस्टर हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर। तो 4 लोग इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर माने जाएंगे। मैं फिर से नाम गिनाऊंगा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज की नाम में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थारवाड़ चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह
राव इंद्रजीत सिंह, ये 4 नाम हैं स्पेशल इन्विटीज में। फुल टाइम मेंबर्स में वीके सारस्वत जो फॉर्मर डीआरडीओ चीफ हैं, रमेश चंद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर विनोद पॉल जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब ये जान लीजिए कि जैसे किसी कंपनी में सीईओ होता है, वैसे नीति आयोग में भी एक सीईओ रखा गया, इस पद का सृजन किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ पद पर अमिताभ कांत जी को रखा गया। तो ये 2 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जरूर बनाए रखिएगा। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार है। और एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के पद पर अमिताभ कांत हैं। गवर्नर, अब यहां पर गवर्निंग काउंसिल की बात कर ले तो गवर्निंग काउंसिल के दृष्टिकोण से ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, यानी सभी भारत के सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो गवर्निंग काउंसिल्स के अंतर्गत आएंगे। एंड दिल्ली और पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा 28 राज्य हैं, तो 28 गवर्निंग, ये 28 मुख्यमंत्री ये हो गए। और दिल्ली और पौंडीचेरी जो कि संघ शासित राज्य है, संघ शासित राज्य के भी मुख्यमंत्री इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल 30 मुख्यमंत्री और एलजी ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी इसके सदस्य, इसके गवर्निंग काउंसिल हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज जो भी अगर सरकार जोड़ना चाहे वो इसके गवर्निंग काउंसिल में हो सकते हैं। मैंने अभी आपसे अमिताभ कांत के विषय में बात किया, ये क्या है इनके विषय में और थोड़ा सा एक लाइन बता दूं। आईएएस ऑफिसर 1980 के बैच के हैं। 2 जून 2019 के अनुसार ही इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण पद माना जाएगा। तो 2-3 वर्ड्स याद रखिएगा। प्रेसिडेंट के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरपर्सन के रूप में राजीव कुमार हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं, गवर्निंग काउंसिल में देश के 30 मुख्यमंत्री, 1 एलजी यानी उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो ये दिमाग में बना रहे कि 1 जनवरी सन 2015 से इसका फॉर्मेशन हुआ और तब से ये 5 साल हो चुका। इसने किसका स्थान लिया? इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया। ये कहां स्थित है? ये न्यू दिल्ली में स्थित है और इसका एनुअल बजट वो 339.65 करोड़ रुपए है। बेसिकली इसका हेड चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ये कुछ चीजें आपको माइंड में वेल सेट बैठा लेना है, माइंड में अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही कुछ बातें आपसे जरूर पूछी जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताया उसे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर बैठा लेंगे। और मेरे आज के इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो मैं बड़ा आपके आभारी होऊंगा। अगर आपको ठीक लगता है वीडियो मेरा बनाना, इससे आपको कोई ज्ञान मिलता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर सम्मिलित करिए। आपके विचार मुझे और उत्साह देते हैं और मोटिवेशनल चीजें, मुझे मोटिवेशन पैदा होता है। मैं और भी नए वीडियोस बनाने के लिए अग्रसर होता हूं। जल्दी मैं आपके साथ संविधान और ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर और चर्चा के साथ उपलब्ध होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप आदेश दें और धन्यवाद। नमस्कार।